गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज थर्ड लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कूलम्स लॉ। जो फर्स्ट लेक्चर में चार्ज के बारे में डिस्कस किया था, सेकंड में कूलम्स लॉ और उसकी लिमिटेशन का डिस्कस किया था। अब कूलम्स लॉ यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ कंपैरिजन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें कि सिमिलरिटी क्या होती है। सिमिलरिटीज, देखिए जब भी कंपैरिजन करते हैं हम दो चीजों का डिस्कस करते हैं, एक सिमिलर क्या है दोनों में और एक डिफरेंस क्या है। आपकी आदत होती है कि चलो यार ये बात कर रहे हैं किसी दो लोगों के बारे में तो डिफरेंस की ही बात करेंगे, ह्यूमन नेचर होता है यार। अपन डिफरेंस पहले देखते हैं। दो लोग एक साथ हैं तो आपसे पूछा जाए भाई दोनों एक साथ हैं, हाँ हैं तो, लेकिन दोनों की कुछ खास बनती नहीं है। ठीक है, डिफरेंस हमें पहले दिख जाता है। इस मैटर पे वो दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट रहते हैं, ये हम इसका डिस्कशन कम ही करते हैं कि ऐसी क्या चीज है कि ये दोनों साथ में है, सिमिलरिटीज। तो आप भी तो इसी फिजिकल वर्ल्ड के हो, तो आप भी वही कहते हो जब भी बात होती है कि कूलम्स लॉ को कंपेयर करो किसके साथ, न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ से, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कंपेयर करो किसके साथ, ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ। तो आप डिफरेंस ही लिख देते हो। देखो कंपैरिजन में दोनों चीजें आएंगी, डिफरेंस भी और सिमिलरिटीज भी। तो अगर हम बात करें डिफरेंस की और सिमिलरिटीज की दोनों की, तो सबसे पहले सिमिलरिटीज की बात करते हैं कि क्या दोनों में सिमिलरिटीज है। तो फर्स्ट ये है कि बोथ आर फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ, दोनों के दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। सबसे पहली सिमिलरिटीज ये है। ठीक है, कूलम्स लॉ में भी आप देखते हो एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, और ग्रेविटेशनल या न्यूटन्स में भी हमने डिस्कस किया था एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। सेकंड ये है कि दोनों के दोनों क्या है, सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स क्या होता है? देखो सेंट्रल फोर्स को तो आप सिंपली ये समझ सकते हो कि सेंटर पे एक्ट करता है। ठीक है, आप अपने समझ दो, ऐसे दो बॉडी है तो जो फोर्स होगा वो सेंटर पे एक्ट करेगा। एक और डेफिनेशन होती है जो इनसे भी थोड़ी सी अच्छी मानी जाती है, काफी हद तक इसी को सपोर्ट करती है, वो ये होती है कि अगर हम दोनों के सेंटर को ज्वाइन करें, अगर हमने दोनों के सेंटर को ज्वाइन किया तो जो फोर्स होगा इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, ये या तो अट्रैक्टिव होगा या फिर रिपल्सिव होगा। यही हो सकता है ना, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव। ठीक है, तो उस कंडीशन में जो फोर्स होगा ना वो इसी लाइन पे होगा जो लाइन इन दोनों के सेंटर को ज्वाइन करती है। ठीक है, तो सेंट्रल फोर्स की ये भी डेफिनेशन हो गई, एक ही बात है, सेंट्रल फोर्स सेंटर पे एक्ट करेगा या फिर जो भी लाइन इनके सेंटर को ज्वाइन करती है सेंट्रल फोर्स उसी पर होगा। हाँ, ये आप पूछ सकते हो कि अरे सर मैक्सिमम फोर्स तो सेंट्रल फोर्स ही होते हैं, ऐसा नहीं है। विस्कस फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स जो अपने हैं, मान लो कि यहां पे हमने किसी बॉडी को रख दिया, अब आप बताइए फोर्स यहां पे लगेगा ना जहां कांटेक्ट हो रहा है, फ्रिक्शन फोर्स, ये सेंट्रल फोर्स नहीं है। तो फर्स्ट कंडीशन आ गई कि बोथ आर फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। सेकंड क्या है, सेंट्रल फोर्स। और थर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया या इलेक्ट्रोस्टैटिक, दोनों के दोनों क्या है, नॉन कांटेक्ट फोर्स है दोनों के दोनों। ये मार्कर है, अर्थ इस पर फोर्स लगा रही है, क्या कोई फिजिकली कांटेक्ट है? नहीं है। ठीक है, नॉन कांटेक्ट। दो पॉइंट चार्ज है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, डिपेंड करता है भाई जैसा उनका नेचर। अपने नेचर के अकॉर्डिंग दोनों पॉइंट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करेंगे और नेचर के अकॉर्डिंग एक दूसरे को रिपेल भी करेंगे, लेकिन इनके बीच क्या कोई फिजिकली कांटेक्ट है? नहीं है। तो दोनों के दोनों क्या हो गए, नॉन कांटेक्ट फोर्स। और जो लास्ट होता है ये क्या होता है कि बोथ आर कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। कंजर्वेटिव क्या होते हैं?
पाथ डिपेंडेंट नहीं होते, मीन्स वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स ओनली डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड बाय द बॉडी। बॉडी किस पाथ को फॉलो करती है इस पर डिपेंड नहीं करता, किस पर डिपेंड करता है, केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन। ठीक है, ये डिपेंड करता है केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन। पाथ कौन सी फॉलो कर रही है बॉडी इस पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, ये होता है कंजर्वेटिव फोर्स। वैसे आपको बता दें, ये जो हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सिमिलरिटीज बताई है, ये कभी भी इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं करती, नहीं, बिल्कुल नहीं करती ही नहीं है। अगर नॉन सेंट्रल फोर्स होगा तो नॉन कांटेक्ट भी होगा और कंजर्वेटिव भी होगा, अगर नॉन कांटेक्ट होगा तो कंजर्वेटिव भी होगा, सेंट्रल भी होगा, और अगर कंजर्वेटिव होगा तो नॉन कांटेक्ट भी होगा और सेंट्रल भी होगा। ठीक है, बट लिखते तीनों हैं हम। ठीक है, तो ये कूलम्स लॉ की क्या हो गई, सिमिलरिटीज हो गई न्यूटन्स के साथ या ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ। अब अगर हम बात करें इनके डिफरेंस की, जो कि ह्यूमन नेचर के अकॉर्डिंग आदमी का फेवरेट टॉपिक होता है, डिफरेंस। तो अगर हम बात करें इनकी डिफरेंस की, तो क्या होता है, जो फर्स्ट है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें, या फिर एक तरह से कूलम्स लॉ। कूलम्स ने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को डिफाइन किया था पहले से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ऐसा नहीं कि कूलम्स आए तो साथ में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ गया, एक्सप्लेन किया था उसको। ठीक है, और सेकंड है न्यूटन्स लॉ, या इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसकी हम बात कर रहे हैं, न्यूटन्स लॉ या ग्रेविटेशनल फोर्स की डिफरेंस क्या है दोनों में। तो देखो, सबसे पहला डिफरेंस तो यही है, कूलम्स में F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। सेकेंड, ग्रेविटेशनल में क्या है, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास, मैग्नीट्यूड ऑफ मास का मास। मास का तो एक ही नेचर होता है, प्लस माइनस होता नहीं है। सेकेंड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है, बट ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स, ये हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होता है। ठीक है, अब ये जो होता है ये क्या करता है, स्मॉल रेंज को कवर करता है, और ये क्या करता है, लॉन्ग रेंज को कवर करता है। ठीक है, ये जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्ट्रांग होता है, जबकि ये हमारा वीक होता है, इवन वीकेस्ट होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स से वीक फोर्स नहीं होता। अब आप कहोगे कैसे, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में अगर आप देखें तो इसमें कांस्टेंट होता है K, या इसी को क्या बोलते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹, जो कांस्टेंट आता है। और ग्रेविटेशनल फोर्स में अगर आप देखो तो ये होती है 6.67 × 10⁻11। ये कांस्टेंट ही बताने के लिए काफी है, और भी डिस्कशन प्रैक्टिकली भी आपको बता रहे हैं कि दोनों में कौन सा स्ट्रांग है। देखो, ये 9 प्लस है 11 माइनस, यानी 10⁻20 का डिफरेंस तो दिख रहा है साफ साफ। इसीलिए कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्ट्रांग होता है और ग्रेविटेशनल फोर्स वीक या वीकेस्ट होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स से वीक हम नहीं पाते हैं। लेकिन एक चीज बताएं, अब आप ये कहोगे कि यार ये सब तो ठीक है, आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बोल दिया स्ट्रांग होता है, ये भी ठीक है,
और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लेकिन आपने कहा स्मॉल रेंज को कवर करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लॉन्ग रेंज को कवर करता है। ये कौन सी बात होगी? स्ट्रांग भी होता है और रेंज भी कम होता है, वो वीक होता है और रेंज ज्यादा होती है। तो एक चीज आपको बताएं, अगर हम बात करें स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स, ये हमेशा क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेंज होता है। जितना ज्यादा स्ट्रांग फोर्स उतनी ही रेंज कम होगी। एग्जाम्पल चलो शुरू करते हैं। वर्ल्ड का सबसे स्ट्रांगेस्ट फोर्स क्या होता है? न्यूक्लियर फोर्स। रेंज सोच के देखो, 1 फर्मी मीटर के नीचे, 1 फर्मी तक आते आते खत्म, स्वाहा, उसके ऊपर नहीं जाएंगे, लेकिन है सबसे स्ट्रांगेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कुछ mm, फ्यू mm तक होता है, सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन इससे वीक होता है। थर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, 1 या 2 मीटर तक होता है। मूवी वगैरह में आपने देखा होगा, टर्मिनेटर वगैरह में, या ज्यादातर साउथ इंडियन मूवी देखो, उसमें जो हीरो है वो कार से जा रहे हैं, एक बड़ा सा ऊपर मैग्नेट लगाया, विलेन में स्विच को ऑन किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कार ऊपर खींच ली। जनरली ऐसा नहीं होता, बट रिप्रेजेंटेशन तो है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वीक है इलेक्ट्रोस्टैटिक से, लेकिन रेंज है कुछ मीटर तक। इससे वीक होता है मैग्नेटिक फोर्स, अर्थ के एक पोल से दूसरे पोल तक। फोर्स तो वीक है, रेंज देखो। मैग्नेटिक फोर्स स्ट्रांग होता ना, एक्समैन मूवी में वो है ना, मैग्नीटो ऐसे करता है और मेटल को मूव करा देता है। तो आप समझ, किसी को मारना हो, एक छोटा सा ब्लेड हमने गिरा दिया, बस हमें पता हो कि डिफाइन इसकी मैग्नेट इस तरफ अट्रैक्ट करेगा, किस पोल के हम पास हैं उस तरफ मोशन होगा मेटल का। ब्लेड को ऐसे गिराया, खत्म। बट ऐसा नहीं होगा, बहुत वीक होता है। नेचर ने भी कोई चीज बनाई है तो सोच के ही बना होगा। और सबसे वीक होता है ग्रेविटेशनल, लेकिन रेंज के बारे में बताने की जरूरत नहीं, आप सोच सकते हो एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट बहुत सारे डिस्टेंस ऐसा है जिसको डिफाइन करने के लिए हम लाइट ईयर का हेल्प लेते हैं, लाइट ईयर की हेल्प लेते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गई। इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है ये मीडियम पर डिपेंड करता है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। इसीलिए हम कहते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है ये होता है यूनिवर्सल। कोई भी ऐसी चीज अगर मीडियम पर डिपेंड करेगी तो यूनिवर्सल नहीं होगा। एक सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं, जो भी डिजीज होती है, हम ज्यादा उस पर तो नहीं जा रहे हैं, बट बहुत सारी डिजीज ऐसी होती है जो अगर आपको हो जाए और आप अफगानिस्तान में हैं तो आप नहीं बचोगे, लेकिन इंडिया में बच जाओगे। तो डिजीज यूनिवर्सल नहीं है, लेकिन अगर डेथ की बात कहें तो यूनिवर्सल है। डिजीज डिपेंड करती है कि आप किस कंट्री में हो, किस मीडियम में हो, किस सराउंड में हो। तो डिजीज यूनिवर्सल नहीं है। हो सकता है सिंपल आपको फीवर हो, आप सीरिया में हो, आप निपट गए, इंडिया में आपने पैरासीटामॉल खाई, काम खत्म, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर डेथ की बात करें तो यूनिवर्सल है। यूएस में हो, सीरिया में हो, इंडिया में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, मरना तो है। वो मीडियम पे, सराउंड पे, कंट्री पे डिपेंड नहीं करेगी। तो कोई भी ऐसी चीज अगर मीडियम पे डिपेंड कर रही है तो यूनिवर्सल नहीं होगी, और अगर मीडियम पे डिपेंड नहीं कर रही है तो क्या होगा? यूनिवर्सल होगी। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि मीडियम पर डिपेंड करती है। न्यूटन्स लॉ मीडियम पर डिपेंड नहीं करता, इसीलिए न्यूटन्स लॉ यूनिवर्सल होता है और ये यूनिवर्सल लॉ नहीं है। तो ये कूलम्स लॉ का कंपैरिजन हो गया, किसके साथ? न्यूटन्स के साथ। ठीक है, फिर एक बात आती है इसमें, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। तो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ को बहुत ज्यादा हम नहीं यहाँ पर डिस्कस करेंगे, उसके लिए कभी अलग से वीडियो बनाएंगे। ठीक है,
और पूरा चूंकि उसमें वेक्टर एक्सप्लेन करना है और हमें आज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन तक पहुंच जाना है कम से कम, इसलिए वेक्टर को हम लोग अलग से डिस्कशन कर लेंगे। इसका जो डेरिवेशन है आपके बोर्ड में है नहीं, ठीक है, कॉम्पिटेटिव में डेरिवेशन पूछे नहीं जाते, तो बहुत ज्यादा इसकी मतलब नहीं है, इसलिए हम इसको अलग से एक्सप्लेन करेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। तो बस थोड़ा सा हम वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ को डिस्कशन कर लें कि क्या होता है, कैसे होता है, और देन हम आगे बढ़ते हैं। देखिए वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ क्या कहता है। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ है जैसे यहाँ पे Q1 है और एक Q2 है, एक दूसरे से कुछ सेपरेशन पे रख दिया हमने, कहां पे रख दिया, एयर या वैक्यूम, कहीं पर भी रख दिया। अब ये दोनों एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, अट्रैक्ट या रिपेल। मान लीजिए कि अगर एक Q1 है और ये क्या है, -Q, अब ये दोनों के दोनों क्या हो गए, अनलाइक, दोनों ही अनलाइक हैं और यहां पे दोनों क्या है, लाइक, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल, और ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट, ठीक है। तो ये जो है अपने पास, ये क्या होगा, F12 फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड, F12 इसको हम बोलते हैं फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड, और इस पर देखो ये फोर्स लगाएगा, ये क्या हो जाएगा, F21, यानी फोर्स ऑन सेकंड चार्ज, इसका मतलब है फोर्स ऑन सेकंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, ये है, और ये फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड चार्ज। यहां पे देखिए ये क्या होगा, F12 और ये हो गया F21। बात वही है कि दोनों लाइक है या दोनों अनलाइक है। तो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ ये बोलता है कि F12 जो होगा ये क्या होगा, F21 के इक्वल होगा, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट। फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड इक्वल टू फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट, बट इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। ये वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ कहता है। तभी हम कहते हैं कि वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ जो है वो सबसे ज्यादा फॉलो करता है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, या कूलम्स लॉ को कहा जाता है कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को सबसे ज्यादा फॉलो करता है। जैसे क्वेश्चन भी आता है कि मान लीजिए कि एक पॉइंट चार्ज है 3 माइक्रोकूलम, दूसरा पॉइंट चार्ज है 1 माइक्रोकूलम, और आपसे कहा जाए कि आपको रेशियो फाइंड करना है F31 फोर्स ऑन 3 माइक्रोकूलम ड्यू टू 1 माइक्रोकूलम एंड फोर्स ऑन 1 माइक्रोकूलम ड्यू टू 3 माइक्रोकूलम, तो रेशियो क्या होगा। तो ऑप्शन में आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दिया जाता है 3:1, 1:3, 1:1 एंड D नन ऑफ अबव। तो ऑप्शन सी सही है, क्यों, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 इक्वल टू फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। भाई आपने अगर F31 निकाला, मैग्नीट्यूड निकालना है, तो 1/4πε0, इनके बीच का सेपरेशन अगर r है तो क्या होगा, 3 × 1/r², और F13 क्या होगा, 1/4πε0 1 × 3/r², तो देखिए क्या आ गया, 1। कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म यही बोलता है, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड इक्वल टू फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट। हाँ, डायरेक्शन अपोजिट होती है जो है माइनस साइन बताता है, ठीक है। ये है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। फिर यहां पे हम इसके बाद डिस्कस करने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स, ठीक है। ये हम लोग फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे वेक्टर के साथ, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा वेक्टर का पहले स्टडी कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग की वेक्टर इतना वो नहीं होता, खासतौर से जो अपने बायो डिपार्टमेंट के होते हैं, ठीक है। मैथ्स वालों के लिए तो ठीक है, तो इसकी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे।
इसके बाद देखिए, इसके बाद हम बात करेंगे यहां पे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स की हम बात करने जा रहे हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स क्या होता है, तो देखिए उसको, जैसे मान लीजिए कि अपने पास यहां पे एक चार्ज हमने रख दिया Q1, यहां पे एक चार्ज प्लेस कर दिया हमने Q2, यहां पे एक चार्ज प्लेस किया हमने Q3, यहां पे एक चार्ज प्लेस किया -Q4, यहां पे एक चार्ज प्लेस किया Q5, इतने हैं। तो Q2 पर Q1 फोर्स लगाएगा, Q1 पर Q2 फोर्स लगाएगा, कौन सा फोर्स होगा? फोर्स ऑफ रिपल्सन F12 होगा। Q1 पे Q3 भी फोर्स लगाएगा, कौन सा लगाएगा? F13। Q1 को Q4 क्या करेगा? अट्रैक्ट, माइनस है, क्या हो गया? F14। इसी तरह से Q5 पर Q1 फोर्स लगाएगा F15, और इसी तरह से कोई यहां पे Qn है, Q1 इसको फोर्स लगाएगा F1n, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स ये बोलता है कि अगर असेंबली ऑफ चार्ज है, बहुत सारे चार्ज है, असेंबली ऑफ चार्ज, ठीक है, तो अब असेंबली ऑफ चार्ज है यानी बहुत सारे पॉइंट चार्ज है, तो सब एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे, लगाना ही है। अट्रैक्टिव और रिपल्सिव डिफरेंट मैटर है, क्यों? क्योंकि डिपेंड करता है इनका नेचर क्या है। जैसे Q2 Q1 को रिपेल करेगा, Q3 भी रिपेल करेगा, लेकिन Q4 करेगा यार हम तो रिपेल नहीं करेंगे, हम तो अट्रैक्ट करेंगे। उसका रीजन है भाई तुम पॉजिटिव हो, हम नेगेटिव हैं, जो तुम करोगे उसका उल्टा हमें करना है, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि दोनों लोगों का नेचर क्या है, ठीक है, ये कंडीशन है। अब Q4 जो है ये इसको अट्रैक्ट करेगा, Q5 फिर कहेगा यार तुम कुछ भी करो हम तो रिपेल ही करेंगे, ऐसे ही Qn है। लेकिन अगर पूछा जाए कि भाई Q1 तुम्हारे पर क्या बीत रही है, तो Q1 यही कहता है कि भाई मेरे ऊपर जो बीत रही है, और जो नेट फोर्स की हम बात करें, नेट फोर्स ऑन Q1, तो ये जो होता है ये होता है F12 प्लस F13 प्लस F14 प्लस F15 अप टू F1n, ये होता है। जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा? इनके ऊपर जितने भी फोर्स एक्ट कर रहे हैं उन सबके वेक्टर सम के इक्वल होता है। अब कई बार पूछा जाता है कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मीनिंग क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, बताता क्या है? तो ये बताता है कि जितने भी फोर्स होते हैं सबका अपना इंडिविजुअल इफेक्ट होता है, कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करता। जैसे मान लीजिए कि पता चला कि हमने यहां से Q4 को हटा दिया, Q4 को हटाया तो यहां से F14 गायब हो जाएगा। अच्छा चलो F14 गायब हुआ, हो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। इफेक्ट किस पर पड़ा? F पे, न तो F12 पर पड़ा, न तो F13 पर पड़ा, न तो F15 पे पड़ा, न तो F1n पे। बात आई समझ में? फिर ये हुआ कि चलो यार Q4 को क्यों हटाए, कहेगा कि यार एक हम ही तो यहाँ पे उल्टा सोचने वाले थे, आपने हम ही को हटा दिया। F14 को यहीं रहने दिया कि चल यार ठीक है तू बना रहा, तेरा भी रहना जरूरी है, ठीक है। हमने कहा चलो यार थर्ड को हटा दो, थर्ड चार्ज है ही नहीं। अब जब थर्ड नहीं है तो F13 भी नहीं होगा। F13 को अगर हमने यहां से हटाया तो हमें क्या समझ में आया? हमें यह समझ में आया कि F पर तो इफेक्ट आ गया, क्योंकि यहाँ F13 है और अब यहां पे ये नहीं है, तो F पर तो इफेक्ट आ गया। लेकिन F12 वही है, F14 वही है, F15 वही है, F1n यही है।
यानी कि हर फोर्स का अपना इंडिविजुअल इफेक्ट होता है, कोई भी किसी से इफेक्टेड नहीं होता। जैसे अब हम देखें, अगर यहां पे हमने एक Q1 चार्ज रखा, यहां पे एक Q2 चार्ज रखा और यहां पे एक Q3 चार्ज रखा, इनके बीच का सेपरेशन R है, तो हमने एज्यूम किया कि इनके बीच का फोर्स F है। पहला फोर्स, केवल इनिशियली ये दो चार्ज हैं, तो इनके बीच का फोर्स क्या है? F। अब हमने एक थर्ड चार्ज Q3 यहां पे प्लेस कर दिया, तो Q3 को यहां प्लेस करने के ही साथ यहां फोर्स कौन सा लगा? F23, मींस Q2 पे फोर्स चेंज हो गया। लेकिन इस F की सेहत पे क्या फर्क पड़ा आप बताइए? F कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, F12 लिख देते हैं, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो इस F12 की सेहत पे क्या फर्क पड़ा? कोई नहीं। क्यों? F12 की सेहत पे फर्क कौन डाल सकता है? इनके बीच का मीडियम, वो तो अभी चेंज नहीं कर रहे हैं। Q1 चेंज किए नहीं, Q2 चेंज किए नहीं, R चेंज किए नहीं, F12 पे कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ, यहां पे Q3 को प्लेस किया तो Q2 पे नेट फोर्स चेंज हो गया। क्यों हुआ? यार पहले नहीं था तो केवल एक ही फोर्स लगता था, अब ये आ गया तो यहां पे 2 फोर्सेस लगने लगे, तो इस पर चेंज हो गया फोर्स। लेकिन अगर ये नहीं है, ये तब भी है, यहां ये आ गया, ये तब भी है, इसके ऊपर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके ऊपर फर्क कौन डालेगा? Q1 Q2 और R। तो बात समझ में आई? कोई भी थर्ड चार्ज प्लेस करोगे तो जिस चार्ज पे फोर्स लगता है उसका नेट फोर्स तो चेंज होगा, लेकिन जो पहले का फोर्स होगा उस पर थर्ड चार्ज के प्रेजेंस से कोई भी इफेक्ट नहीं आता। ये कहता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कि किसी भी एक फोर्स पे ड्यू टू असेंबली ऑफ चार्ज जो नेट फोर्स होता है, ये जो फोर्स होता है, चलो इसको लिख दे रहे हैं, Q2 को ज्यादा देर तक गायब करना ठीक नहीं है, F क्या हो जाएगा? 3 है, सॉरी, F13। नेट फोर्स ऑन एनी वन चार्ज इक्वल टू इंडिविजुअल वेक्टर सम ऑफ नेट फोर्स, इंडिविजुअल वेक्टर सम ऑफ टोटल फोर्स एक्ट अपॉन द चार्ज। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स यही कहता है कि किसी भी एक फोर्स पे, एक चार्ज पे नेट फोर्स क्या होता है? जितने भी उस पर फोर्स एक्ट करते हैं उन सबके इंडिविजुअल वेक्टर सम के इक्वल होता है। ठीक है, तो इतना अपना पोर्शन है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का आज हमने डिस्कस किया, कंपैरिजन किया। अब कूलम्ब्स लॉ के जो न्यूमेरिकल्स हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में किस तरह से करेंगे, तरीका क्या होगा उसका करने का, तो ये हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर भी छोटा है, बट हम थोड़ा सा पार्ट बाय पार्ट स्टडी करें तो बेटर है। ठीक है, ये नहीं कि एक ही साथ हमने 10-12 टॉपिक पढ़ लिए, 15 टॉपिक 20 टॉपिक पढ़ लिए और कंप्लीट कुछ भी नहीं हुआ। जो है पहले उसको देखें, उसको समझें, और मेरा भी मानना है कि फिजिक्स को आप फिजिक्स की तरह से पढ़ो। ठीक है, उसे समझो है क्या, बेसिकली क्या है, किस तरह चीजें एक्ट करती है, विजुअलाइज करो। यहाँ Q1 चार्ज है, यहाँ Q2 चार्ज है, यहाँ Q3 है, इसने इसको रिपेल किया, फिर आप उसका मजा देखो। आप अगर कूलम्ब्स लॉ की बात करो तो आप ये देखो कि ये Q1 है, Q2 है, एयर में रख दिया गया, दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, हाँ तो फोर्स ये होगा। फिर आप देखो, थोड़ा सा इस पर सोचो तो ये और बेटर लगेगा आपको जनरल लाइफ से। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम इसके बाद मिलते हैं, जिसमें कि हम कूलम्ब्स लॉ के बेस पे न्यूमेरिकल्स कैसे करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज करके, इसका हम डिस्कशन करेंगे। लीनियर, इक्विलिब्रियम केस, नेट फोर्स जीरो, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, सस्पेंशन, ये सारी चीजें हैं जिसको कि हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फिर हम लोग मिलते हैं इसके बाद अगले लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू।